IBN 7 हौसला है। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिजी दौरे की। 10 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आखिरी पड़ाव फिजी पहुंचे। पीएम की फिजी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें रक्षा, संस्कृति और आईटी सेक्टर से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का भी ऐलान किया। आज उन्होंने फिजी की नेशनल यूनिवर्सिटी में भी भाषण दिया। संबोधन में उन्होंने डिजिटाइजेशन पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने डिजिटल डिवाइड के खतरे से भी सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि इस खतरे से दुनिया को बचाना है। आइए सुनते हैं फिजी की नेशनल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। यहाँ के जीवन में ऐसे कई मूल्य हैं जो हमें और भारत को जोड़ते हैं। और ये भारत का भी दायित्व बनता है और फिजी का भी दायित्व बनता है कि हम उन मूल्यों को जितना अधिक बढ़ावा दें, उन मूल्यों को जितनी अधिक ताकत दें, उतना हमारी विशालता में भी फर्क पड़ेगा और हमारी ताकत में भी बढ़ोतरी होगी। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आज दुनिया में उसका जो मूल्य है, उसका जो महात्म्य है, किसी न किसी रूप में दुनिया के सभी देश लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग चाहते हुए करते होंगे, कुछ लोग मजबूरन करते होंगे। लेकिन आज विश्व में एक वातावरण बना है कि अगर वैश्विक प्रवाह में अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो लोकतंत्र दुनिया के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा सरल रास्ता बन गया है। फिजी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि कुछ महीने पहले लोकतांत्रिक ढंग से आपने अपनी सरकार चुनी है। फिर एक बार फिजी ने लोकतंत्र में आस्था प्रकट की है और जब फिजी लोकतंत्र में आस्था प्रकट करता है तब वो सिर्फ फिजी तक सीमित नहीं रहता है। लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि जो फिजी को विश्व के लोकतांत्रिक फलक पर उसकी जगह बना देता है। और लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां हरेक को अपना जीवन, अपना लक्ष्य, अपने इरादे, अपने सपने उसे साकार करने का रास्ता चुनने का हक रहता है। वो अपनी जिंदगी के फैसले एक राष्ट्र के रूप में भी, एक सामूहिक मन के साथ कर सकता है। और अगर कोई गलती भी हो जाए तो लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि उसमें सुधार की पूरी संभावना रहती है। मैं आशा करूंगा कि फिजी ने जो लोकतंत्र के मार्ग को स्वीकार किया है,
वो और फले फूले खिले, यहां का मन भी लोकतांत्रिक बने, व्यवस्थाएं भी लोकतांत्रिक बने, और न सिर्फ फिजी, इस भूभाग के और छोटे छोटे कई टापू हैं, देश हैं, उनके जीवन पर भी फिजी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पैदा हो। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां का लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा और अधिक सामर्थ्यवान होगा। दुनिया और एक क्षेत्र पर आज सर्वाधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है और वो है ज्ञान, शिक्षा। दुनिया इस बात को मानती है कि 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है, और अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तो 21वीं सदी में जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी अपनी जगह बनाना चाहता है, वो गरीब से गरीब देश क्यों ना हो, अमीर से अमीर देश क्यों ना हो, ताकतवर देश क्यों ना हो, लेकिन उसे भी ज्ञान अर्जित करने के मार्ग पर जाना पड़ेगा, ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। और ज्ञान के फलक इतने विस्तृत हो रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड ज्ञान पिपासुओं के लिए एक पूरा खुला मैदान है। और पूरे ब्रह्मांड की जो स्थिति है उसमें आज मनुष्य जो जानता है वो तो शायद 1% भी नहीं जानता होगा। अभी तो और कुछ जानना बाकी है, और उसके लिए ज्ञान हो, रिसर्च हो, प्रयोग हो, इस पर जितना बल मिलता है उतना ही जीवन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे शिक्षा के धाम, एक तो उनका रास्ता ये हो सकता है जो किताबों में है वो परोसते चले जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम देते चले जाएं। हमारे दादा जो किताब पढ़ते थे हम भी वही पढ़े, और हमारे पोते जो पढ़ने वाले हैं हम भी उनके लिए छोड़ के चले जाएं। तो वो जब जीवन की स्थगितता होती है, एक रुकावट आ जाती है। लेकिन हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नई खोज करके जाती है, नए आविष्कार करके जाती है, कुछ नया प्राप्त करके दुनिया को देने का सामर्थ्य रखती है। तो खोज करने वाला जो पीढ़ी है वो क्षेत्र के लोग हैं, वो रिलेवेंट बने रहते हैं, नहीं तो वे भी इरिलेवेंट हो जाते हैं। और इसलिए यूनिवर्सिटीज का काम रहता है कि मूलभूत तत्वों को तो जरूर हम पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मूलभूत तत्वों को पढ़ते पढ़ाने के बाद उन्हीं मूलभूत तत्वों के आधार पर नए आविष्कार की ओर कैसे चला जाए, नई खोज की ओर कैसे चला जाए, मानव कल्याण के लिए जो आवश्यक है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। विश्व ने पिछले 200 साल में जितने आविष्कार किए हैं उससे ज्यादा गत 30-40 साल में किए हैं। जगत पूरी तरह बदल चुका है। नए आविष्कारों ने जीवन को समेट लिया है। हम कल्पना कर सकते हैं 20 साल पहले मोबाइल फोन का क्या रोल था और आज क्या रोल है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जीवन को कैसे बदल दिया।
जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसे बदल गया, जीवन जानने के रास्ते कैसे बदल गए, एक आविष्कार पूरे युग को कैसे बदल देता है, ये हमारे सामने हुई घटना है। क्योंकि हम उस जीवन को भी जानते हैं जबकि मोबाइल फोन या कनेक्टिविटी नहीं थी, और हम उस जीवन भी जानते हैं कि जो उसके बिना जीने के लिए मुश्किल कर देता है। उन दोनों चीजों के हम साक्षी हैं। हम ऐसे अवस्था के लोग हैं जो दोनों के बीच ऐसे खड़े हैं, जो कल भी देखा है और जो आने वाले कल की संभावना भी देख रहे हैं, और यही हमें प्रेरणा देती है। और इसलिए यूनिवर्सिटीज वो सिर्फ ज्ञान परोसने के केंद्र नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटीज ज्ञान अर्जित करने के केंद्र बनते हैं, संशोधन करने के केंद्र बनते हैं। और मुझे विश्वास है कि भले ये यूनिवर्सिटी नई हो, लेकिन ये नई यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में इस पूरे रीजन के लिए, यहां की समस्याओं के लिए, यहां सामान्य मानव के जीवन में बदलाव लाने के लिए वो कौन सा सामर्थ्य पड़ा हुआ है, जिस सामर्थ्य को अब तक हमने छुआ नहीं है, उस सामर्थ्य को कैसे छुआ जाए और उसमें से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके दिशा में अगर प्रयास होता है तो मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी का काम सार्थक हो जाता है। भारत में नई सरकार बनी है। अभी तो इस सरकार की उम्र 6 महीने है। लेकिन भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं जी सकता है, न ही भारत का निर्माण सिर्फ भारत के लिए बना है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने भी ये हमेशा कहा है कि भारत एक वैश्विक दायित्व को लेकर के पैदा हुआ है। उसका जीव मात्र के लिए, जगत मात्र के लिए कोई न कोई दायित्व है, और उस दायित्व को पूरा करने के लिए उस देश को पहले सज्ज होना पड़ता है।